अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को लाया गया। सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरा है। आपको बता दें, इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे। कतर एयरवेज के जरिए रात तकरीबन 2 बजे 30 लोग पहुंचे। वहीं एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर आई है। यानी आज कुल 146 लोगों को लाए जाने की खबर है, जिसमें से अब तक की जानकारी के मुताबिक 135 लोग आ चुके हैं भारत वापस। तो लगातार अफगानिस्तान से अपने लोगों को लाने का सिलसिला जारी। 135 लोग भारत लाए गए। कल भी लोगों को भारत लाया गया, वतन वापसी लोगों की गई, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके का माहौल है, हर कोई इस वक्त अपने वतन वापस लौटना चाहता है। और अब मिशन काबुल पर लगातार 3 दिनों से भारत और आज भी 135 लोगों की वतन वापसी हुई। अमेरिका ने कल काबुल में फंसे 146 और भारतीयों को दोहा पहुंचाया था, जिन्हें 4 अलग अलग उड़ानों से दिल्ली लाया जा रहा है। मिशन काबुल में एक और कामयाबी। काबुल से 168 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान। इनमें 23 अफगान, सिख और हिंदू भी शामिल। काबुल से आए शरणार्थियों के चेहरों पर दिखा तालिबानी जुल्म का दर्द। रो पड़े अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा। अफगान सेनेटर अनारकली बोली, तालिबान ने अफगानिस्तान का बुरा हाल किया, शरण देने के लिए भारत का शुक्रिया। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कमर्शियल प्लेन भेजेगा अमेरिका। ब्रिटेन ने भी 265 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। रेस्क्यू प्लेन में एक महिला ने दिए बच्चे को जन्म। अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू करने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस के 18 विमानों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पेंटागन ने इजाजत दी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर साधा निशाना। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में पूरी तरह सरेंडर किया। यह अमेरिकी विदेश नीति की हार है। अफगानिस्तान के हालात पर कल G7 देशों की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में लड़ाई बेहद तेज हुई। तालिबान का दावा, पंजशीर पर कब्जा करने की ओर बढ़ रहे हैं। मदद के लिए 100 और तालिबानी पहुंचे। पंजशीर में अहमद मसूद की कड़ी चेतावनी। कहा, तालिबान खून खराबा बंद करे वरना उसका बुरा हाल करेंगे। हम शांति चाहते हैं। तालिबान से बातचीत भी हुई है, लेकिन तालिबान ने जुल्म जारी रखा तो यही दफन कर देंगे। अहमद मसूद ने पंजशीर के बाहर भी बेहद तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उनकी अपील पर कपिसा प्रांत के सैकड़ों लोग लड़ाई में शामिल हुए। तालिबान का विरोध शुरू हुआ। अफगानिस्तान के बगलाल प्रांत के अंद्राब में तालिबानी आतंकियों का नॉर्दर्न अलायंस की सेना के सामने सरेंडर। कुंदूज के तालिबानी गवर्नर और बगलान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार डाले। तालिबान के खिलाफ जंग में स्थानीय लोग भी उतरे। देह सलाह और बानो जिले से सैकड़ों लोगों ने बगलान की ओर कूच किया। अफगानिस्तान से आम नागरिकों के दर्द से बेपरवाह तालिबान। मज़ार शरीफ में तालिबानी बंदूक लेकर अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते हुए दिखे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद भी बंद है सभी सरकारी और निजी दफ्तर। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। एयरपोर्ट के पास तालिबानियों ने फायरिंग की। गोलीबारी से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत। तुर्की ने ईरान से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ाई। अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के सेना के जवान तैनात किए गए। ब्रिटेन की संसद के बाहर तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने तालिबान को मान्यता नहीं देने की मांग की। चीन ने दुनिया को फिर डराने की कोशिश की। रेगिस्तान में मिसाइल के परीक्षण का वीडियो जारी किया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई। सरेआम इंस्पेक्टर को धमकाया। कहा, जानते नहीं हो मैं विधायक हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बोले, पीएम से केवल जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही होगी बात, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी।
बिहार में फिर सामने आई जेडीयू की गुटबाजी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा के भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को चेतावनी। कहा, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर न बोले, राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 10 सदस्यों वाली कमेटी बनाने पर राजी। आज से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे मंत्री। सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी समन्वय समिति। पंजाब में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर सरकार से बातचीत बेनतीजा। गन्ना किसान गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। जालंधर ने सड़कों और रेल पटरियों को जाम कर रखा है। चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का जवाब। कहा, सरकार ने मुझे फैसला लेना पूरा अधिकार। राणे ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की आजादी पर उठाए थे सवाल। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर के दापोली में 4000 स्क्वायर फीट में बने बंगले पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने CRZ कानून का उल्लंघन का लगाया था आरोप। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सभी सरकारी दफ्तरों को ऑनलाइन रखने का आदेश दिया। आदेशों को ऑफलाइन किया गया। विपक्ष का सरकार पर जनता से तथ्यों को छिपाने की कोशिश का लगा आरोप। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे वीरेंद्र कुमार। जहां उनके पिताजी साइकिल बनाते थे, वहां लोगों ने मंच लगाकर किया जोरदार स्वागत। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की साइकिल सुधारने वाली कर्मभूमि का बैनर भी लगाया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव को दिखाना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ नरोरा के बंसी घाट पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़ी नेता शामिल होंगे। बंगाल में पश्चिम बर्धमान के रानीगंज में कथित भूमि कब्जा को लेकर हुआ तनाव। आदिवासियों ने जमीन पर काबिज व्यवसायी पर बोला हमला। कहा, यह जमीन मवेशियों के चारागाह के लिए। इंदौर पुलिस ने युवक युवती के ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। बुजुर्गों को जाल में फंसाकर वीडियो बनाने और पैसे वसूलने का लगा आरोप। 2 गिरफ्तार, एक साथी फरार, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही। रक्षाबंधन पर पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत चावला ने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। कहा, हमारी राखी देश की उन कलाइयों के लिए है जो भारत मां की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार रहते हैं। यूपी के कानपुर में व्यापारियों ने रक्षाबंधन का त्योहार अलग ढंग से मनाकर नायाब मिसाल पेश की है। कोरोना में अपनों को खो चुकी बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया, आर्थिक मदद भी की। रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर के एक भाई ने अपनी बहनों को नायाब गिफ्ट दिया। विवेक खंडेवाल ने अपने 9 बहनों को 5-5 लीटर पेट्रोल का उपहार भेंट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के नंदानगर के वृद्ध आश्रम में राखी बंधवाने पहुंचे। सभी से राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कटनी में प्रेमी जोड़े की थाने में कराई गई शादी, विधायक भी हुए शामिल। लड़की के माता पिता शादी का विरोध कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से बंद आगरा का ताजमहल एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल चुका है। वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को बड़ी तादाद में सैलानियों ने ताज का दीदार किया। कोरोना महामारी के चलते बोधगया के राहुल नगर गांव में सादगी से मनाया गया उलांबना फेस्टिवल। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस महत्वपूर्ण त्योहार को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये हिंदुओं के अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के समान माना जाता है। अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर जो कि तालिबान के कब्जे से बाहर है, तालिबानी आतंकी अब पंजशीर की तरफ लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दें कि पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। यहां घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था। इससे पहले
बागलान के जबल ए सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए तालिबान चर्चा कर रहा है। इसके लिए वो अपने साथियों और जिहादी नेताओं से बात करेगा। ऐसे में जिस शख्स को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति माना जा रहा है वो काबुल में दाखिल हो चुका है। इस शख्स का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान का फाउंडर मेंबर भी है। आखिर क्या है बरादर का प्लान, ये खास पड़ताल देखिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने गौर किया कि दीवार पर लगी ये तस्वीर किसकी है? इस तस्वीर में एक दरवेश एक राजा को आशीर्वाद दे रहा है। ये राजा है अहमद शाह दुर्रानी। भारत में इस राजा को अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी इसी राजा के कबीले का है, जिसे दुर्रानी कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इसी कबीले से आते हैं और शायद यही वजह है कि तालिबान का ये सरगना नई सरकार बनाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी बात कर रहा है। तालिबान की तरफ बरादर इस कोशिश में लगा है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा कबीलों का प्रतिनिधित्व हो। 2010 में बरादर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद उसे 2018 में रिहा करके कतर भेज दिया गया। वहां उसे दोहा में मौजूद तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया बनाया गया। यहीं पर उसने अमेरिका के साथ उस एग्रीमेंट को तय किया जिसके मुताबिक विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज की है। इसमें पश्तो भाषा में बोल रहे इस शख्स के भाषण के साथ ही अमेरिका के साथ शांति वार्ता शुरू हुई थी 2018 में। अब हम आपको तालिबान के प्रवक्ता की जुबानी सुना देते हैं कि आखिर तालिबान के इस नेता की हैसियत क्या है। सुना आपने, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत तालिबान में कितनी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के बाद तालिबान की कमान जिन लोगों को सौंपी जाएगी उनमें मुल्ला बरादर एक है। तालिबान ने इसे अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। फिलहाल बरादर अमन की बात कर रहा है और कहता है कि अमन के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पिछले 20 सालों में इस शख्स ने तालिबान की फंडिंग को ऐसे संभाला कि तालिबान के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है और नाटो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तालिबान का बजट 1.6 बिलियन डॉलर का बनाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। मुल्ला बरादर इतना शातिर है कि इसने 2018 से शुरू हुई बातचीत के बाद फरवरी 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा। अमेरिका ने समझौते के तहत सेनाओं की वापसी शुरू की, लेकिन तालिबान ने शांति समझौते को ताक पर रखते हुए अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया। और अब हालात ये हैं कि तालिबान का ये नेता वहां के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुल्ला बरादर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश पहले ही कह चुके हैं कि वो तालिबानी सत्ता को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे भी रोक दिए हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अब बरादर को इस मुद्रा जाल से निकालने के लिए असली तिकड़म लगाने की जरूरत होगी और इसका पहला पड़ाव है एक सर्वमान्य सरकार बनाना। और देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के डर से भाग रहे लोगों को आखिर किस देश ने अपने यहाँ शरण दी और साथ ही कौन कौन से देश अब तक कितने लोगों को बचा चुके हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से अलग अलग देशों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें तालिबान के आतंक का दर्द झेल रही लोगों के चेहरे पर सुरक्षा की मुस्कान को लेकर आई है। खुले आसमान में लोगों की ये उड़ान तालिबान के खौफ से आजाद होने का जश्न मना रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में अफगान लोग अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से बचकर भागते लोगों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अफगान लोगों को तालिबान से रेस्क्यू कर अपने अपने देश लेकर आ रहे हैं।
तालिबान के काले कानून के डर से भागते लोगों के लिए काबुल के रनवे पर उतरे ये विमान जिंदगी की नई उम्मीद और राहत की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। काबुल से अभी तक अमेरिका ने 17,000, ब्रिटेन ने 12,000, इटली ने करीब 1,000, कतर ने 7,000, यूरोपीय यूनियन ने 500, फ्रांस ने 570, स्पेन ने लगभग 500, तुर्की ने 552, डेनमार्क ने 320, स्विट्जरलैंड ने 230, भारत ने 736, जर्मनी ने 172 और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से अब तक 26 लोगों का रेस्क्यू कर अपने देश में पनाह दी है। अफगान में तालिबानी शासन के बीच ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत सभी देश अपने अपने नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के लोगों को भी निकालने में जुटे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अपना देश छोड़कर भागने के लिए अफगान लोगों की लंबी लंबी कतार लगी है। पूरे अफगानिस्तान से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लोग तालिबान की बाधाओं को पार कर अमेरिकी सैनिकों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले से शरणार्थी संकट से जूझ रहे दुनिया के बड़े देशों के सामने अब अफगानिस्तान से आ रहे शरणार्थी नई परेशानी बन रहे हैं। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी लाने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को लाया गया। सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरा है। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग पहुंचे। वहीं एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। हमारी सहयोगी इला काजवी हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से ही, उनका रुख कर लेते हैं। इला, क्या कुछ और अपडेट्स? जी प्रतिमा, बिल्कुल यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय निवासी हैं उनकी वतन वापसी जारी है और आज दूसरे बैच में भी 146 लोग वापस लौटे हैं और ये लोग 4 अलग अलग फ़्लाइट से यहाँ पर पहुँचे हैं। जो पहली फ़्लाइट थी वो करीब 2 बजे लैंड की थी और जो चौथी फ़्लाइट है वो करीब 5 बजे लैंड करी है। मैं आपको बता दूं, ये दूसरा बैच है भारतीय लोगों का जो अफ़गानिस्तान से वापस आया है। दरअसल अफ़गानिस्तान से वो अमेरिकी विमान के ज़रिए दोहा गए थे, दोहा से यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो रविवार को भी 168 लोग थे जिनका बैच था वो वापस आया था। अगर मैं अब तक की बात करूं तो सोमवार से लेकर अब तक लगभग 590 जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारत सरकार यहां लाने में वापस कामयाब रही है। फ़िलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो नागरिक हैं वो आ गए हैं लेकिन अभी बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है वो जारी है, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो जारी है, जिसमें सबको याद रखना चाहिए कि अभी जो कोरोना की बीमारी है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसे में कोरोना का टेस्ट RT-PCR हुआ है, लोगों के सैंपल्स गए हैं और 146 लोगों के सैंपल जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो उसमें समय लग रहा है, ये सैंपल आएंगे जब, और जो लोग भी पॉजिटिव नहीं होंगे उनको ही आगे वापस भेजा जाएगा और फिर वो अपने अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन एक राहत वो चेकिंग हो रही है और देखिए लगातार अफगानिस्तान से वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद वहां पर रह रहे लोगों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाहे यहाँ पर रह रहे लोग हो या फिर वहां से बाहर निकलने की कोशिशों में लगे लोग, मौत सबके सिर पर मंडरा रही है। किस तरीके से ये अफगानी तालिबानियों के खौफ के साए में जी रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और जुबान पर गुहार, ये तरन्नुम है जिनकी हसरत अफगानिस्तान में शांति गीत गाने की थी। लेकिन फिलहाल पूरा अफगानिस्तान मातमी तरन्नुम के मायूस कफन में लिपटा नजर आ रहा है। तरन्नुम अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी, लेकिन अब उन्हें अपने ही अधिकारों का इल्म नहीं है। तरन्नुम न जाने कितनी उम्मीदों के साथ साल 2011 में ईरान से अपने वतन लौटी थी। आंखों में सपने थे, आजादी के वक्त के साथ कदम मिलाती आजाद और आत्मनिर्भर महिलाओं के। लेकिन 7 अगस्त को ज़रांज प्रांत में पहली बार तालिबानी झंडा लहराया तो जिंदा लोगों के मुर्दा बन जाने की कहानी की शुरुआत भी हो गई। सपनों का कुचल जाना शायद तरन्नुम बहुत करीब से समझती है। इन दीवारों पर कभी महिला मॉडल्स की तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन कट्टरता के दौर में इन दीवारों पर सफेदी पोत दी गई है।
बदलने का ढोंग कर रहे तालिबानियों दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा है तरन्नुम, जो खौफजदा तो है लेकिन सच्चाई से मुकर नहीं रही। तरन्नुम ही क्यों, दुनिया इन तस्वीरों को भी आंख खोल कर देख ले। वो तस्वीर जिसमें इंसान जानवरों की तरह इस फ्लाइट में भरे गए हैं, वो तस्वीर जो बता रही है कि कट्टरता और दहशतगर्दी मिलते ही इंसानी बस्ती में मौत नाचने लगती है। काबुल एयरपोर्ट पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े लोगों को देखिए। कंटीले तारों के पार खड़े ये लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कंधे पर औलाद को बिठाए पिता, औलाद को सीने से लगाए माँ। सामने से आती ये फ्लाइट ऐसे ही लाखों लोगों की उम्मीद है जो इस तालिबानी राज में जहन्नुम से जिंदगी जीने से बेहतर अपने वतन को अलविदा कह रहे हैं। कोई भूखा है तो कोई प्यासा, आखिर ये इंतजार कोई कब तक करेगा? इसी इंतजार और इंसान की खुदगर्जी का नतीजा है कि रविवार को काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। फायरिंग भी हुई, लोग घायल हुए और मारे भी गए। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे, हर कोई जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। रविवार को हुई इस भगदड़ में 7 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि पिछले एक हफ्ते में 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। 2 दिन पहले ही एक बच्ची की मौत की खबर आई थी। लेकिन इन आंकड़ों से, इन तस्वीरों से इंसानियत के इन दुश्मनों का दिल कहाँ पसीजता है, कहाँ भरती है इन दहशतगर्दों की आंखें जो कट्टरता और धर्म की आड़ इंसानियत को शर्मसार करते हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी। दोहा से 135 लोगों को दिल्ली लाया गया। आज कुल 146 लोगों को लाए जाने की खबर है। काबुल में फंसे इन भारतीय लोगों को अमेरिका ने कल दोहा पहुंचाया था, जिन्हें 4 अलग-अलग उड़ानों से दिल्ली लाया जा रहा है। मिशन काबुल में एक और कामयाबी। काबुल से कल 168 लोगों को लाया गया। इनमें 23 अफगान सिख और हिंदू भी शामिल। पिछले सोमवार से तकरीबन 590 लोगों को लाया जा चुका है। काबुल से आए शरणार्थी के चेहरों पर दिखा तालिबानी जुल्म का दर्द। रो पड़े अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा। अफगान सेनेटर अनारकली बोली, तालिबान ने अफगानिस्तान का बुरा हाल किया, शरण देने के लिए भारत का शुक्रिया। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कमर्शियल प्लेन भेजेगा अमेरिका। ब्रिटेन ने भी 265 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। रेस्क्यू प्लेन में एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू करने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस के 18 विमानों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पेंटागन ने इजाजत दी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर साधा निशाना। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में पूरी तरीके से सरेंडर किया। यह अमेरिकी विदेश नीति की हार है। अफगानिस्तान के हालात पर कल G7 देशों की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा की है। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह तेज रफ्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बोले, पीएम से केवल जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही होगी बात, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। बिहार में फिर सामने आई जेडीयू की गुटबाजी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा के भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई। सरेआम में इंस्पेक्टर को धमकाया, कहा जानते नहीं हो मैं विधायक हूं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू से सलाहकारों की चेतावनी। कहा, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर न बोले, राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 10 सदस्यों वाली कमेटी बनाने पर राजी। आज से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे मंत्री। सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी समन्वय समिति। पंजाब में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर सरकार से बातचीत बेनतीजा। गन्ना किसान गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। जालंधर में सड़कों और रेल की पटरियों पर जाम लगाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का जवाब। कहा, सरकार ने मुझे फैसले लेने का पूरा अधिकार। राणे ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की आजादी पर सवाल उठाए थे।
मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर के दापोली में 4000 स्क्वायर फीट में बने बंगले पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीआरजेड कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया था। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी दफ्तरों को ऑफलाइन रखने का आदेश। आदेशों को ऑफलाइन किया गया। विपक्ष का सरकार पर जनता से तथ्यों को छिपाने की कोशिश का आरोप। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे वीरेंद्र कुमार, जहां उनके पिताजी साइकिल बनाते थे, जहां लोगों ने मंच लगाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की साइकिल सुधारने वाली कर्मभूमि का बैनर भी लगाया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव को दिखाना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ नरौरा में बंसी घाट पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंदौर पुलिस ने युवक युवती के ठग गैंग का पर्दाफाश किया। बुजुर्गों को जाल में फंसाकर वीडियो बनाने और पैसे वसूलने का आरोप। 2 गिरफ्तार, एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान के सीकर में सवारियों से भरी एक बस खाई में पलटी। बस में करीब 40 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के वडोदरा में एक अस्पताल के सभी कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद खुशी का माहौल। स्टाफ ने गरबा खेला। कल आखिरी मरीज भी ठीक होकर घर लौट आया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ट्रांसजेंडर्स ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर लोगों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बिहार के दरभंगा में बांध काटने के आरोप में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 2 दिन पहले माधोपट्टी में बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया था, जिससे बाढ़ आ गई थी। और कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आज से कनॉट प्लेस इलाके में शुरू होगा स्मॉग टावर। 20 करोड़ की लागत वाले इस टावर का सीएम केजरीवाल उद्घाटन करेंगे। रक्षाबंधन पर पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। कहा, हमारी राखी देश के उन कलाइयों के लिए है जो भारत मां की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार रहते हैं। यूपी के कानपुर में व्यापारियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार अलग ढंग से मनाकर नायाब मिसाल पेश किया है। कोरोना में अपनों को खो चुकी बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया, आर्थिक मदद भी की। रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर के एक भाई ने अपनी बहनों को नायाब गिफ्ट दिया है। विवेक खंडेलवाल ने अपनी 9 बहनों को 5-5 लीटर पेट्रोल का उपहार भेंट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के नंदानगर के वृद्ध आश्रम में राखी बंधवाने पहुंचे। सभी से राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलवाया। कटनी में प्रेमी जोड़े की थाने में करवाई गई शादी। विधायक भी शामिल हुए। लड़की के माता पिता शादी का विरोध कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से बंद आगरा का ताजमहल एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुला। वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को बड़ी तादाद में सैलानियों ने ताज का दीदार किया। कोरोना महामारी के चलते बोध गया के राहुल नगर गांव में सादगी से मनाया गया उल्लांबना फेस्टिवल। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस महत्वपूर्ण त्योहार को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये हिंदुओं के अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के समान ही माना जाता है। सूरत में जन्माष्टमी के लिए एक व्यापारी ने बाल गोपाल के लिए 5 किलो चांदी का खास झूला बनवाया है। झूले में राजस्थानी कारीगरों ने रजवाड़ी नक्काशी बनाई है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हुआ। कल उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुतला दहन किया गया। पुरोहितों ने चेतावनी दी। कहा, सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय विस्तार कर रही है, जिसे नहीं माना जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला की रहने वाली सामान्या भट्ट उत्तर कश्मीर की सबसे कम उम्र की रेडियो जॉकी बनी। 250 लोगों के बीच सामान्या को उसकी आवाज और समझ की वजह से आरजे चुना गया।
एथलेटिक्स जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंडर 20 में भारत की शैली सिंह लॉन्ग जंप में मिला सिल्वर मेडल। स्वर्ण पदक के लिए महज 1 सेंटीमीटर से चूकी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान उस एकमात्र इलाके की तरफ बढ़ रहा है जहां उसका कब्जा नहीं है। तालिबान ने बयान जारी कर कहा है कि उसके सैकड़ों लड़ाके पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पहले ही इसे तालिबान के लिए आत्मघाती कदम बताया है। अब पंजशीर पर कब्जे के इरादे से तालिबान पंजशीर की ओर बढ़ रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने यह भी कहा है कि अगर तालिबान बात करेगा तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तालिबानी लड़ाके रुक कर रहे हैं पंजशीर घाटी का, क्योंकि पंजशीर ही वो इलाका है जिसे अब तक कोई नहीं छू सका है। यहाँ पर जो लोग हैं, 1 लाख की आबादी वाला ये इलाका है, उन्होंने पहले ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और खुली चुनौती भी दे दी है अमरुल्लाह सालेह ने, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कि तालिबान चाहे तो बातचीत को तैयार है, लेकिन अगर बातचीत नहीं करेगा और लड़ाई करेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ब्रिटेन की सेना लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग के एक तरफ ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके भी तैनात हैं। वहीं अमेरिकी सैनिकों का लोगों की मदद करते ये वीडियो भी सामने आया है, पानी पिलाते भी वीडियो सामने आया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से अफगानिस्तान में मंजर और बुरा हो रहा है। लोग अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। हर कोई अब वतन वापसी चाहता है। और इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ब्रिटेन की सेना लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। काबुल एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग के एक तरफ ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों के जखीरे के साथ तालिबानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच खबर है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सड़क के रास्ते पाकिस्तान के पेशावर पहुंचने वाली है। पेशावर के बाद पूरी टीम इस्लामाबाद जाएगी, जहां से यूएई के रास्ते अफगानिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो जाएगी। आपको बता दें, सितंबर के पहले हफ्ते में ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी। चूंकि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त जिस तरीके की स्थिति है, कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं, ऐसे में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो टीम है अफगानिस्तान क्रिकेट की, वो सड़क के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगी और उसके बाद वहां से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दोहा के रास्ते अब तक 3 विमान देश पहुंच चुके हैं। चौथे विमान को लेकर अभी ताजा जानकारी नहीं मिली है। आज कुल 146 लोगों को वापस लाया जाना है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर 3 विमान अब तक पहुंच चुके हैं। चौथे विमान को लेकर जानकारी अभी मिलना बाकी है और 146 भारतीय दिल्ली लाए जाने वाले हैं। ताजा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी मदीहा खान का, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। मदीहा, क्या कुछ और अपडेट्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 3 फ्लाइट्स लैंड हो चुकी हैं। अभी पैसेंजर्स हालांकि अंदर हैं, जो कि बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें वक्त लग रहा है। क्योंकि कल भी ऐसा देखा गया था कि RT-PCR टेस्ट हुआ था, पोलियो का टीका लगा था, जिस वजह से यहाँ एयरपोर्ट के अंदर से बाहर तक निकलने में जो यात्री थे उनको तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लगा था। तो वही इंतज़ार अभी भी हो रहा है। हालांकि एक फ़्लाइट जो है वो अभी तक लैंड नहीं की गई है, इस तरह की अपडेट आ रही है। और अगर आपको जानकारी दे तो अभी कुछ देर में जो पहली फ़्लाइट है जो 1:55 पर आई है, उसके जो यात्री हैं जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, उनके बाहर निकलने की उम्मीद है कि अब से कुछ देर में वो लोग बाहर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि कल भी जो लोग अफ़गानिस्तान से लौटे थे उनसे बात की थी। उनसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या इस वक्त हालात है, क्योंकि वो लोग ताज़ा हालात देख के आए हैं वहाँ के। और दूसरी बात यह है कि वो लोग अमेरिकी विमान के ज़रिए दोहा पहुँचाए गए। अब दोहा से वो लोग यहाँ आ रहे हैं। हालाँकि जितने भी भारतीय अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं बेहद ही खुश हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव जगह बन गई है इस वक्त अफगानिस्तान, जहां से बाहर निकलना हर भारतीय चाहता है और वापस अपने वतन आना चाहता है। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं उनका इंतज़ार अभी बरकरार है। अभी यात्री बाहर नहीं निकले हैं एयरपोर्ट से। अब उन्हीं का इंतज़ार है कि कितनी देर में वो लोग बाहर निकलते हैं और कितनी जल्द से जल्द हम उनसे बात कर पाएंगे। जी मदीहा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और वाकई खुशी की बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में माहौल बनाया गया है प्रतिमा, उसके बाद तो बस वतन वापसी हो जाए, यही बड़ी बात है कि अफगानिस्तान से भारतीय लोगों
लोगों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। उनके साथ अफगानी नागरिक भी भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचे कई लोग तालिबानी राज में आतंक की आंखों देखी बयां करते वक्त भावुक हो गए। तबाही और दर्द की आप बीती बताने वाले लोगों ने खौफ का जो मंजर देखा है उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि एक दिन फिर से हालात बदलेंगे और उन्हें उनकी पहचान और वतन वापस मिल जाएगा। हम सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान में रहते हैं। सब लोग कहते हैं इंडिया तुम्हारा घर है, तुम हिंदुस्तानी हो। इसमें मामा खुशी की बात है, फख्र की बात है। सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। काबुल में सच में बोलता हालत बहुत खराब है। हमको भी जान बचाना था, है ना। हम तो इंडियन सरकार ने हमको, मैं तो नेपाली हूँ, इंडियन सरकार ने हमको हेल्प किया। जो छूट गया उसका गम है, जो खुद पर बीती उसका दर्द है, और जब दर्द को शब्दों में ढालना चाहा तो आंखों ने सारा सच बयां कर दिया। एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है। ये तो मुझे रोना आता है फिर। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। इन आंखों ने देखा है दहशत का वो मंजर, इन आंखों ने देखा है तालिबान का खौफ। 20 साल तक जिन सपनों को संजोया था, जो उम्मीदें पाली थी, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो यहीं के हैं। उनके अपने, उनका घर, उनके सपने सब यहीं हैं। उन्हें सुकून है कि वो सकुशल अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन जान बचाकर आने वाले कई लोगों में ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि वो अब अपने वतन कब लौट पाएंगे, उनका और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। एक जोड़े कपड़े उठाने का भी वक्त नहीं मिला। जी हाँ, बहुत समय गुरुद्वारे में रहे। हालात बहुत ख़राब है, बड़ी मुश्किल आती है उधर। नरिंदर सिंह खालसा अफगानिस्तान के सांसद हैं। कुछ हफ्तों पहले तक इनका वहाँ क्या रुतबा रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अचानक सब कुछ छिन गया। अपना घर छूट गया, अपना वतन पराया हो गया। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो अब देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। नाउम्मीदी के अंधेरे से निकलकर भारत की खुली हवा में सांस मिलने की खुशी अफगानिस्तान की सांसद अनारकली हुनरयार को भी है, लेकिन बिना किसी उम्मीद के जीना जिंदगी नहीं है। अब सिर्फ सांसें हैं, जिंदगी तो तालिबानी दरिंदों ने छीन ली। अफगानिस्तान में अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन सब लोगों के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए, वो जो पॉलिटिकल में थे, वो जो गवर्नमेंट में काम करते थे, सब के लिए मेरी नज़र से सिचुएशन ठीक नहीं, और कोई आने वाले के लिए या फ्यूचर के लिए भी कोई गारंटी नहीं है। रविवार को काबुल में फंसे 87 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों के दूसरे दल को दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इसके अलावा दोहा से करीब 300 भारतीय कतर एयरवेज, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान से भी दिल्ली पहुंचे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही इन लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने खौफ का जो मंजर देखा है उसे भुला पाना आसान नहीं है। देहरादून के प्रवीण क्षेत्री, हिमाचल प्रदेश के नवीद ठाकुर और चेन्नई के जफर शरीफ मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ आ पाए हैं। काबुल में तो वही थे, पूरे बुरी हाल हो रखी है। एयरपोर्ट पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। सिविल इतने भरे पड़े हैं, सिविल लोग, अफगानी लोग,
कि औरों को तो जगह नहीं मिलनी नहीं जाने की उधर। जैसे ही हमें पता, हम ड्यूटी में थे, 2-2:30 बजे की बात है कि वो काबुल में एंटर कर चुके हैं, अशरफ गनी भाग गया है। अफरा तफरी मची, उसके बाद हमारे डिप्लोमेट भी निकल गए और पूरी एम्बेसी में सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी रही और कोई नहीं रही। वो निकल गए वहाँ से और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हमारी कंपनी भी भाग गई वहाँ से। वो ब्रिटिश कंपनी थी, वो भाग गई। लोग रनवे जाके देख रहे हैं, कम से कम एक्चुअली मीडिया में बोल गए थे कि हज़ारों लोग, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोग थे उधर। वो रनवे में पूरा खड़ गए थे। लोग थे जो वहाँ के लोकल अफगानी लोग थे। वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग इस तरफ आ जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की खबर मिलते ही इन लोगों ने देश से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं था। एयरपोर्ट पर गोलियां चलने की खबरें भी आ रही थी। ऐसे में एयरपोर्ट से सुरक्षित निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीच में क्या हुआ कि एक तालिबान मेरे से चाबी मांग रहा था, पर यह कि मेरे को ये भी था कि अगर चाबी नहीं दी या गाड़ी छीनेगा तो हाथापाई होगी, तो शायद अटैक भी कर सके। सर वहाँ पर भीड़ इसलिए क्योंकि वो जो लड़कियां वगैरह होते हैं उन्हें थोड़ा खतरा ही होता है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें खतरा ही होता है, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। बिहार के रहने वाले आबिद ने एयरपोर्ट पर जो मंजर देखा है उसे बताते वक्त खौफ उसकी आंखों में नजर आता है। वहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप जाके देखें तो 14 साल से लेकर के 20 साल उससे ज्यादा भी एज के लड़के घूम रहे हैं। कब वो सूट आउट कर देंगे आपको इस चीज का यकीन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप जा रहे हैं, क्या उनकी मेंटलिटी है, क्या माइंड में चल रहा है, उस चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ से आना, इसलिए कि वहाँ से आने में वो दस्तर की क्वारी करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। अफगानिस्तान से भारत आए कई अफगान परिवार ऐसे हैं जिन्हें कई दिनों के इंतजार के बाद प्लेन तक पहुँचने का मौका मिला। एयरपोर्ट पर ही इन्हें 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैं पहुँच पाया। 3 दिन मैंने वेट किया है उधर, ना खाना ना पीना ना नींद किया है। बहुत प्रॉब्लम से कल ही हमको परमिशन मिली है। बार बार हमने एयरपोर्ट के सामने गाड़ी में बैठ के वेट किया है, पूरा 150 लोगों ने, 200 लोगों ने। अब कल ही हमको परमिशन मिला कि इंडियन एयरफोर्स आई थी और परमिशन मिलके फिर हम इधर आ गए। दर्द की ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां सामने आने लगी हैं। ये लोग तालिबानियों के चंगुल से तो निकल आए हैं, लेकिन अब आगे लंबी चुनौतियों से भी इन्हें जूझना है। कोई नहीं जानता आगे हालात कौन से करवट लेने वाले हैं, लेकिन अपना घर छोड़ने वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माहौल बदलेगा और एक दिन ये अपने वतन लौट सकेंगे। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो? खुदा से दुआ कर दें जो अफगानिस्तान फिर बने, हम जाएं उधर अपनी जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनकी सेवा के लिए और कौम की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो अपना घर, अपना वतन छोड़ने का दर्द इन आंखों में आपने देखा। तालिबान का खौफ भी इन आंखों में लगातार बरकरार है, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे जान बचाकर वहां से बाहर निकल सके। भारत सरकार भी लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए है और कई सारे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया भी जा रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, गुड मॉर्निंग। आज का क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि लगातार भारत सरकार रेस्क्यू कर रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए प्रतिमा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी 40 से ज्यादा भारतीय जो हैं, जो कि इसी दल के साथ जिन्हें आना था, लेकिन वो एयरपोर्ट के ऊपर एक बस के अंदर न दाखिल हो पाने के कारण वहां अटक गए हैं, वहां रुक गए हैं। इन लोगों को लाने के लिए वापस में कवायद चल रही है। इसके साथ साथ करीब 200 से ज्यादा जो अफगान सिख हैं वो काबुल के गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से जो भारतीय हैं वो दोहा और लंदन पहुंच चुके हैं, जो डिफरेंट फ्लाइट से पहुंचे थे। उनकी वापसी के लिए भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि किस तरीके से उन्हें वापस लाया जा सके। तो आप ये इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारतीयों के लाने की कवायद के अंदर इतना कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी तो किस अफरा तफरी का माहौल इस समय काबुल के अंदर है। बीते 6 दिनों से काबुल के अंदर कोई सरकार नहीं है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट का नजारा क्या है वो सब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लोग एयरक्राफ्ट में भाग रहे हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को, फौजियों को तारों के ऊपर दे रहे हैं, किस तरीके से लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं। करीब 12 लोगों की बीते 2 दिनों के अंदर एयरपोर्ट पर मौत हो चुकी है। भगदड़ के अंदर 8 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है। एक पूरी अराजकता की तस्वीर
अफगानिस्तान से उभर रही है, जो बताती है कि अफगानिस्तान का जो राजनीतिक संकट है, तालिबान ने जिस तरीके से वहां टेक ओवर किया, अमेरिका का विड्रॉल, अशरफ गनी का छोड़ना, ये जो सारी चीजें हैं ये एक गंभीर मानवीय संकट के तौर पर बदलती जा रही हैं और ये संकट दिनों दिन, हर घंटे, हर पल गहराता चला जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीजें जो हैं ये तस्वीर बताती हैं और इसके साथ ही तालिबान ने भले ही कहा हो कि वो जल्दी ही सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका ऐलान होगा, एक इंक्लूसिव सरकार बनाने की कवायद और कोशिश चल रही है, लेकिन पंजशेर के इलाके के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबानियों के बीच टकराव की भी खबर आ रही है। अमरुल्ला सालेह जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के अशरफ गनी सरकार में, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने सालंग का जो हाईवे है उसे क्लोज कर दिया है और तालिबान के साथ में जो पहली लड़ाई हुई उसमें तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार बताती हैं, ये जो खबरें हैं ये जो लगातार इस चीज में संकेत दे रही हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक लंबे और जो है गहरे टकराव की जो तस्वीर है वो उभर रही है। जी। शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। बड़ी बात इसमें यह है कि जिनपिंग तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल करीब में बसे निंगयाशी एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये रणनीतिक रूप से काफी अहम इलाका माना जाता है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये दौरा बुधवार को किया गया। निंगयाशी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध का भी दौरा करने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध को लेकर भी भारत पहले विरोध जता चुका है और अब यह साफ है कि हाल में 2 बार तिब्बत का दौरा करके जिनपिंग एक बार फिर माहौल को पूरी तरीके से खराब करने में लगे हैं। ताजा जानकारी लिए प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, चीन की ये फिर से कौन सी नई चाल है? देखिए, अगर हम देखें तो बीते 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार शी जिनपिंग तिब्बत के दौरे पर हैं। तिब्बत में जो पहले वो गए थे उसके बाद ये निंगयाशी का जो इलाका है ये अरुणाचल से लगता है, ये साउथ तिब्बत का इलाका कहा जाता है और इस इलाके के अंदर भी शी जिनपिंग ने दौरा किया है। भले ही वो एयरपोर्ट पर गए हों, लेकिन ये एक तरीके से असर्शन के तौर पर माना जा रहा है। दलाई लामा के 86वें जन्मदिन के बाद जिस तरीके से तिब्बत को लेकर, तिब्बत की राजनीति को लेकर शी जिनपिंग सरकार या शी जिनपिंग अपना एक असर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मायने हैं। निश्चित रूप से बॉर्डर के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, खासकर ऐसे में जबकि लद्दाख के, पूर्वी लद्दाख के इलाके के अंदर बॉर्डर टेंशन कम करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वहां पहुंचना, क्योंकि वो केवल राष्ट्रपति या पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो जो चाइना का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके भी मुखिया हैं और ऐसे में जबकि इस स्थिति के अंदर कोशिश की जा रही है कि हालात जो हैं उसका तनाव कम हो सके, उसमें इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये देखना होगा कि किस तरीके से इसके बाद पीएलए के जो ट्रूप्स हैं उनके क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से उनकी कार्रवाई होती है, वो बॉर्डर के ऊपर पीस मेंटेन करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनके सर्वोच्च कमांडर भी हैं और पीएलए ट्रूप्स को उनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी के आधार पर जो चीन की सेना है उसकी कार्रवाई जमीन पर नजर आएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखनी होगी, लेकिन ये अपने आप में रोचक है कि महज 2 हफ्ते के भीतर किस तरीके से तिब्बत के अंदर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा होता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम डिटेल्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। गोरेगांव ईस्ट के वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में 300 पहली डोज लगाई जाएगी तो वहीं दूसरी डोज के 500 टीके लगाए जाएंगे। हालांकि इस भीड़ में दूरी तो नजर नहीं आई, कई लोगों के चेहरे से मास्क भी नदारद दिखे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के गोरेगांव की, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने की भारत की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज काबुल से दोहा के रास्ते 116 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। इन यात्रियों को अमेरिकी जहाजों से काबुल से दोहा पहुंचाया गया था, जहां से इन्हें 3 अलग अलग उड़ानों से दिल्ली पहुंचाया गया है। अभी कुछ और यात्रियों के आने की उम्मीद है। रविवार को काबुल से लाए गए 168 लोगों के समूह में अफगान सांसदों अनारकली होनरयार और नरेंद्र सिंह खालसा एवं उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। रविवार को लोगों को निकाले जाने के साथ ही काबुल से भारत द्वारा निकाले गए लोगों की संख्या पिछले सोमवार से लगभग 590 तक पहुंच गई है। रविवार को एयरफोर्स की C-17 विमान से 107 भारतीयों समेत 168 लोगों को दिल्ली लाया गया था। इनके साथ 23 अफगान सिख और हिंदू भी साथ में भारत आए हैं। भारत पहुंचे अफगान नागरिक अपना दर्द साझा करते वक्त भावुक हो गए। उनके मुताबिक तालिबान ने एक झटके में उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। देश छोड़कर भागने वाले एयरपोर्ट के तीनों गेटों पर इकट्ठा हैं, जिन्हें हटाने के लिए तालिबानियों ने फिर फायरिंग की।
इस फायरिंग से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा का काम अमेरिकी और टर्किश फौजें देख रही हैं, वहीं बाहर की सुरक्षा तालिबान के लड़ाके देख रहे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस ने बागलान प्रांत को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया है। बागलान के जबले सिराज में 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। इस जीत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेह की एक ताजा फोटो आई, जिसमें वो ये प्लेकार्ड लिए दिख रहे हैं। पीछे अफगानिस्तान का झंडा है और प्लेकार्ड पर लिखा है कि अल्लाह इज ग्रेट। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में अब लड़ाई तेज होने की आशंका है। तालिबान के लड़ाकों ने अहमद मसूद के लड़ाकों को टक्कर देने के लिए पंजशीर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। इस बीच अहमद शाह मसूद के बेटे ने तालिबान को चेतावनी दी है कि तालिबान पंजशीर की ओर बढ़ना रोकेगा नहीं तो दफन हो जाएगा। इस बीच खबर है कि आगे की ओर बढ़ रहे तालिबान को पंजशीर की एंट्री पर ही तगड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और यहां दर्जनों तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया। चलिए बड़ी खबरों के बाद कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरें भी आपको दिखा दें। जातीय जनगणना को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात सुबह 11 बजे के करीब होनी है। इस मुलाकात में 10 पार्टियों के 11 नेता शामिल होंगे। बैठक में शामिल हो रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के दबाव का नतीजा है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने पर मजबूर हुए। यूपी के पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता कल्याण सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अभी कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया है। यहां से सुबह 9 बजे कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव अतरौली के लिए ले जाया जाएगा। अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 2 घंटे के लिए पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य केंद्रीय नेता यहां उनके अंतिम दर्शन करेंगे। वहां से बुलंदशहर के नरोड़ा के बंसी घाट पर पार्थिव शव को ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही हैं। पिछले लगातार 2 दिन से ये पोर्टल अनुपलब्ध बताया जा रहा है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख को आज तलब किया है। पारेख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। उन्हें वित्त मंत्री को बताना होगा कि 2 महीने बाद भी पोर्टल पर समस्याएं आखिर क्यों कायम हैं और उनका हल क्यों नहीं हो पा रहा है। रविवार देर शाम इन्फोसिस ने कहा कि आयकर विभाग के पोर्टल पर आपात रखरखाव कार्य पूरा कर लिया गया है और अब ये पोर्टल फिर से उपलब्ध है। करदाताओं को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है। महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय राणे के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि उनके विभाग के कामकाज में सीएम की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होती है। राणे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के विभाग में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल ज्यादा होता है, इसलिए शिंदे शिवसेना से अब उब गए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विभाग ने कई अहम फैसले लिए, उन्हें सिर्फ फैसलों की जानकारी सीएम को देनी होती है। राणे भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब खबरें मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज को लेकर एक गाना वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाना खूब वायरल हो रहा है। गाना है शिवराज वीरा तुम भी आओ, साधना भाभी को भी लेकर आओ। एम्बियंस
दरअसल सीहोर अंचल में सोयाबीन की खेती 50 से 100% तक बर्बाद हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जिले के किसान बीते 3 साल से सोयाबीन की बर्बादी का दर्द झेल रहा है। पिछले एक हफ्ते से किसान कभी कलेक्ट्रेट तो कभी तहसील कार्यालय का घेराव कर सोयाबीन फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में महिलाओं का सोयाबीन बर्बादी के लिए इस तरह सर्वे की गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के नंदा नगर स्थित वृद्ध आश्रम में राखी बंधवाने पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने देश के तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा भी की। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इंदौर के एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है नायाब गिफ्ट। विवेक खंडलवाल नाम के युवक की 9 बहनें हैं और इनको राखी बांधने के उपहार के तौर पर युवक ने सभी को 5-5 लीटर पेट्रोल दिया है। युवक का कहना है कि पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है और बहनों पर आने जाने का भार न पड़े, इसलिए उसने बहनों को पेट्रोल ही गिफ्ट कर दिया। इंदौर पुलिस ने युवक युवती के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो बुजुर्गों को अपने जाल में फंसाकर वीडियो बना लेते थे। बाद में यही लोग अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर धमकी देते थे। ये लोग इसी के बल पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल अभी इनका एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। चलिए अब खबरें बिहार झारखंड से देखते हैं। सांप के साथ खेल करना एक युवक को कैसे भारी पड़ गया है, अब देखिए। बिहार के दरभंगा में बांध काटने के आरोप में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर। 2 दिन पहले केवटी के माधोपट्टी में बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया, जिससे इस इलाके में बाढ़ आ गई। अब इस मामले में जल संसाधन विभाग ने नया खुलासा किया है। विभाग ने कहा है कि बांध टूटा नहीं था। बाढ़ राहत की 6000 की राशि लेने के लिए इस बांध को असामाजिक तत्वों ने दरअसल काट दिया था। इसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया। कोरोना महामारी के कारण बोधगया के राहुल नगर गांव में सादगी से मनाया गया उलाम्बा। बौद्ध धर्म बलियों के इस महत्वपूर्ण त्योहार को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म मानने वालों की मान्यता है कि इस दिन पुरखों की आत्माएं पुनः अपने परिवार में वापस आती हैं। ये हिंदुओं द्वारा अपने पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के समान ही माना जाता है। झारखंड के सुकमा जिले में नक्सलियों से लोहा लेने वाले 12 शहीद जवानों की प्रतिमाओं को राखी बांधी गई। ये सभी जवान गांव के आसपास के रहने वाले हैं और अलग अलग घटनाओं में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। एराबोर गांव के करीब शहीदों को सम्मान देते हुए उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पिछले कुछ सालों से रक्षाबंधन पर बहनें वहां जाकर प्रतिमाओं को राखी बांधती हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कुछ गांवों में नदी पर पुल न बनने की वजह से वहां के युवाओं की शादी में अड़चनें आ रही हैं। नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को हर जरूरी काम के लिए पास के बाजार तक पहुंचने में भी घंटों का वक्त लगता है। लोग या तो नदी पार करने के लिए मजबूर होते हैं या फिर उन्हें लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इन दिक्कतों की वजह से कोई लड़की इन गाँवों में शादी करने के लिए राजी नहीं होती। रांची के कोपी पंचायत और पिथोरिया गाँव के लोगों के मुताबिक कई सालों से गुहार लगाने के बावजूद उनके लिए पुल नहीं बनवाया गया। खबरें देख लेते हैं पंजाब की, जहां सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा थम नहीं रहा। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कैप्टन अमरिंदर ने पीसीसी चीफ नवजोत सिद्धू को सलाह दी है कि वो अपने सलाहकारों से उन मुद्दों पर चुप रहने को कहें जिन पर उन्हें कुछ पता ना हो। दरअसल सिद्धू के सलाहकारों ने हाल ही में पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था, जिसके बाद कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू को इन्हें चुप कराना चाहिए। पंजाब में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। इस बारे में कल चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक का कोई हल नहीं निकल सका। गन्ना किसान गन्ने का मूल्य प्रति 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने जालंधर में सड़कों और रेल की पटरियों को जाम कर रखा है। रक्षाबंधन के मौके पर पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान उनके साथ आई महिलाओं और बच्चियों ने भी बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर चावला ने कहा उनकी राखी देश की उन कलाइयों के लिए है जो सशस्त्र अपने हाथों में लेकर भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान और हिमाचल की खबरें। सबसे पहले चलते हैं कांगड़ा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर को फूल मालाओं से लाद दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और न ही कोई मास्क लगाया था। बीजेपी ने हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों को सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए उन्हें विधानसभा सीटों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि सवारियों से भरी एक बस बीच रास्ते में फंस गई। इस बस में 20 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। खबर मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और बस से यात्रियों को उतारने से मना कर दिया। बाद में बस को क्रेन की मदद से बाहर खींचा गया। बारिश के बाद सीकर के नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे अक्सर गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं। राजस्थान के सीकर में सवारियों से भरी एक बस खाई में पलट गई। इस बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस के ड्राइवर के मुताबिक रिटायरिंग और स्टीयरिंग के सही तरीके से काम न करने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अब देख लेते हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरें। कोरोना महामारी के चलते पिछले काफी समय से बंद चल रहा आगरा का ताजमहल एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वीकेंड पर कर्फ्यू खत्म किए जाने के बाद रविवार को बड़ी तादाद में पर्यटक ताजमहल के दीदार करने पहुंचे। लोगों का कहना है कि वो वीकेंड पर ताजमहल देखना चाहते थे और उनकी यह हसरत आज पूरी हो गई है। यूपी के कानपुर के व्यापारियों ने रक्षाबंधन का दिन अलग ढंग से मनाकर पेश की है नायाब मिसाल। यहाँ के व्यापारियों ने रक्षाबंधन के दिन कोरोना में अपनों को खो चुकी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। व्यापारियों ने इन महिलाओं और बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद उन्हें उपहार के तौर पर आर्थिक मदद भी दी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रविवार को पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पुरोहितों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है, जिसे पुरोहित बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार का बोर्ड के प्रति यही रवैया रहा तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। गुजरात के वडोदरा में एक अस्पताल के सभी कोरोना मरीजों के ठीक हो जाने की खुशी में स्टाफ ने गरबा खेला। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कोरोना मरीज इलाज करवाने के लिए आते थे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही थी। कल जब आखिरी मरीज अभी ठीक होकर घर लौट गया तो स्टाफ ने गरबा खेलकर खुशी का इजहार किया। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड है, लेकिन अब एक भी मरीज नहीं। तो कोरोना केस कम होने का सीधा असर लगाई जा रही पाबंदियों पर पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दिल्ली का हाल क्या है। तो घटता कोरोना बढ़ती छूट की हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का अपडेट दे देते हैं, क्योंकि अब तक जो पाबंदियां थी उस पर काफी हद तक ढील दे दी गई है। क्या कुछ ढील मिली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो आज से दुकानों के खुलने की समय सीमा हटा दी गई है। इससे पहले लिमिटेड टाइम पीरियड था जिस दौरान दुकान खुलेगी और बंद होगी, उसे अभी हटा दिया गया है। अभी सिर्फ 8 बजे तक खुल सकती थी अब तक दुकानें, लेकिन अब उस समय सीमा को हटा दिया गया है। कोरोना के घटते मामलों के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 24 नए केस दिल्ली में आए हैं। ऐसे में ये पाबंदियां जो है वो हटा दी गई है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या कुछ पाबंदी अब तक लागू थी और क्या कुछ छूट मिली है ये बता दें। देखिए, रविवार को अब तक लॉकडाउन रहता था, जिसे अभी फिलहाल हटा दिया गया है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है वो अभी भी राज्य में लागू रहेगा। शनिवार का लॉकडाउन पहले ही हटा दिया गया था, रविवार को लागू था, उसे भी अब हटा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी रहेगा, यानी इसका पालन आपको अभी भी करना है, भले ही पाबंदियों में आपको ढील दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहां पर क्या कुछ छूट मिली है। बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आना यहां पर जरूरी है। बात कर ले, यहां बिना कोरोना रिपोर्ट बाहरी लोगों को एंट्री ही नहीं है। तो अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है आप राज्य में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को यहां पर छूट मिल रही है। अगर आपने दोनों डोज लगवा ली है तो यहां पर आपको छूट है, किसी तरह की पाबंदी नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को 48 घंटे की छूट है अप डाउन करने के लिए। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जो कि है महाराष्ट्र, जहां पर एक बार हम लोगों ने कोरोना का सर्ज देखा था। यहां पर भी अब छूट मिलने लगी है। तो दुकानों की अगर हम बात करें, रात 10 बजे तक, दफ्तर 24 घंटे
अब खुले रह सकते हैं महाराष्ट्र में। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अभी भी यहां पर बंद रहेंगे, क्योंकि मामले पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं कोरोना के। स्कूल, कॉलेज खुलने पर अभी कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, ऐसे में ये अभी भी बंद है। दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत यहां पर दी गई है। तो एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि आप कोरोना नियमों का पालन अब भी कीजिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को दिल्ली लाने वाला चौथा विमान भी अब आ चुका है। कुल मिलाकर आज 146 लोगों को दिल्ली लाया गया। फिलहाल सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरा है। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे आखिर में इंडिगो के विमान से 11 लोगों को लाया गया है। तो ये चौथा विमान जिसका इंतजार भारत को था, वो भी अब उतर चुका है, पहुंच चुका है। अफगानिस्तान से सभी 4 विमान देश पहुंच चुके हैं। भारतीयों को लेकर 4 विमान देश पहुंचे हैं। 146 यात्री देश लाए गए। सर, अब मुश्किल तो मुश्किल ही था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साथ दिया, हमारी एम्बेसी ने साथ दिया, इंडियन एम्बेसी ने कतर में आके काफी साथ दिया। उन्होंने हेल्प करी बहुत ज्यादा हर जगह में। बस हालात बहुत खराब है सर, प्लीज सर जाने दो यार। कब निकले थे आप? काबुल से मैं 15 तारीख को निकला हुआ, 15 अगस्त। 7 दिन का सफर कतर में रहा। यूएस एम्बेसी, यूएस कैंप में, आर्मी कैंप में कतर में रहे। कतर में। तो राजनीति के सिंह नहीं रहे। कल्याण सिंह बीजेपी के लिए उस नींव की तरह थे जिस पर आज बीजेपी की मजबूत इमारत खड़ी है। लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का शनिवार रात देहांत हो गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर के नरोरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में रामलला की जयकार हो, राम जन्मभूमि आंदोलन को देना आकार हो, या फिर यूपी में बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह हमेशा पहली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। बीजेपी को अर्श से फर्श तक का सफर तय करते देखने वाले वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह अनंत यात्रा पर निकल गए। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ से उनके पैतृक गांव अतरौली ले जाया जाएगा। 2 घंटे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, इसके बाद बुलंदशहर के नरोरा में बंसी घाट पर दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। कल्याण सिंह के निधन को लेकर यूपी में आज 1 दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था, तो उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। कल्याण सिंह की गिनती राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर होती है। 6 दिसंबर 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, तब कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे। घटना के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार करके और राम मंदिर आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह से कल्याण सिंह का कद आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर में और बड़ा हो गया। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। राजस्थान और हिमाचल में 2 बार राज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं माना। राम का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक का प्रश्न है। कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के आंदोलन का नतीजा है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन अफसोस मंदिर देखने के लिए कल्याण सिंह मौजूद नहीं रहेंगे। उनके दिल की तमन्ना थी, उनके दिल की एक तड़पन थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन यह विडम्बना है कि उस भव्य राम मंदिर में रामलला का वो दर्शन नहीं कर पाए। ये कल्याण सिंह की दूरदृष्टि ही थी जिसने पीएम मोदी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से पहले ही खुलकर समर्थन किया था। सबने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय नेता बन चुके हैं।
लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। सबको भय उन्हीं का है, माने कि मोदी फोबिया से सब ग्रसित हो गए हैं कि मोदी फोबिया हो गया हर पार्टी को, और ऐसा लगता है कि मोदी आए नहीं और सबका सफाई हो जाएगा, और हो तो जाएगा ही, सफा तो होना ही होना है। राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कल्याण सिंह की प्रशासनिक कुशलता के भी लोग कायल थे। यूपी में परीक्षा में नकल रोकने का श्रेय भी कल्याण सिंह को जाता है। कल्याण सिंह ही नकल अध्यादेश लेकर आए थे। कल्याण सिंह के निधन से बीजेपी में एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है। कल्याण सिंह ने पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, और एक कार्यकर्ता किस कदर पार्टी से जुड़ा हो सकता है, वो कल्याण सिंह के ये शब्द बयां कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नीरज पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह। जी बिल्कुल प्रतिमा, कहा जा सकता है आज पंचतत्व में विलीन जाएंगे। अपराह्न 3 बजे का यह समय निर्धारित किया गया, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जिस जगह मैं खड़ा हूं, दरअसल ये अतरौली PWD गेस्ट हाउस है। न सिर्फ इनकी ये जन्मस्थली है बल्कि इनकी कर्मस्थली भी है। 11 बार विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह इसी विधानसभा सीट से लड़े, 2 बार वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन 9 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। लेकिन पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 1967 में, तब भले वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक वो चुनाव जीतते रहे। और इस क्षेत्र में जहां अतरौली में उनको भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि ये अतरौली का कस्बा है छोटा सा, और ठीक इसके 2 किलोमीटर पीछे मढ़ौली गांव है जहां उनका जन्म हुआ था, वही उनका पैतृक गांव है। आज अभी करीब माना जा रहा है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है अलीगढ़ से इसी अतरौली PWD गेस्ट हाउस में लाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो जगह बनी हुई है, ये दरअसल उनके जो सरसैया है, जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। यहाँ पे ये पूरी तैयारी चल रही है। जो VIPs हैं वो आएंगे थोड़ी देर बाद और यहाँ पे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कल से ही लगातार उनके पार्थिव शरीर को न सिर्फ लखनऊ से लेकर वो अलीगढ़ तक पहुंचे एयर एम्बुलेंस के जरिए, लेकिन काफ़ी देर तक वहां जब अलीगढ़ के जो स्टेडियम है अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां भी करीब 2 घंटे से ज़्यादा बैठे रहे और लगातार वो कल्याण सिंह जी के परिवार के साथ मिलकर उनके जो कार्यक्रम हैं, अभी जो क्रियाक्रम हैं, उनमें सब में शरीक रह रहे हैं। तो ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से नरौरा घाट जो करीब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बाई रोड यहाँ से वो लोग निकलेंगे। मढ़ौली गांव में उनका पैतृक गांव है, वहाँ भी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा ताकि गांव के लोग आकर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद धीरे धीरे बाई रोड होते हुए तमाम जगहों पे रुकने का भी प्रोग्राम है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग अपने नेता का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और उसके बाद नरौरा घाट में अपराह्न 3 बजे तो आज का ये पूरा कार्यक्रम क्या है, नीरज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे और ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते थे योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने अलीगढ़ पहुंचे थे। चलिए अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में किस जाति की आबादी कितनी है, इसको लेकर जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से उठती रही। अब इस दिशा में बड़ा कदम यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी दलों के नेता के साथ आज PM से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की लगातार उठ रही आवाज को मंजिल तक पहुंचाने के लिए राज्य के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष पहली बार एक साथ है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए नीतीश के साथ सहयोगी विरोधी सभी दलों के नेता आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। JDU समेत 10 दलों के 11 नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। सुबह 11 बजे PM मोदी साउथ ब्लॉक में मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में मतलब 19 में ही एक यूनानिमस रिजोल्यूशन हुआ था इसके पक्ष में और फिर 20 में भी विधानसभा में यूनानिमस और 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में हुआ था। तो इसलिए सब लोगों की तो राय एक ही है, बिहार में कोई राय अलग अलग नहीं है, तो उसी को कहने हम लोग अपनी बात रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए नीतीश कुमार के अलावा JDU से विजय कुमार चौधरी, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव,
बीजेपी से जनक राम, कांग्रेस से अजीत शर्मा, हम अध्यक्ष जीतन मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, लेफ्ट नेता महबूब आलम, सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार और एमआईएम के अख्तरुल इमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। जातीय जनगणना को लेकर सत्ता और विरोधी पक्ष एक मत जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि ये विपक्ष का दबाव का नतीजा है कि नीतीश कुमार को पीएम मोदी से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारी पार्टी के मांग पे, हमारे नेता की मांग पे 2 बारी बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2 बार हम लोग बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी भले ही हमको आपके नेतृत्व में जाना पड़े, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। कुछ गाड़ी तो बढ़ नहीं रही थी प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो हम लोगों की मांग पे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा। देरी समय मिला, लेकिन समय मिला है। आरजेडी काफी पहले से जाति आधारित जनगणना की मांग उठाती रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने ओबीसी संशोधन कानून बनाकर राज्यों को ओबीसी कोटा निर्धारण का अधिकार दिया है। ऐसे में बिहार में जातीय जनगणना के मजबूरी में कोई खास पेंच फंसता नजर नहीं आ रहा है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद बिहार की राजनीति का चेहरा काफी कुछ बदल गया। इसलिए मोदी से मुलाकात से पहले ही नीतीश कुमार का साफ कहना है कि अगर केंद्र सरकार पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं भी करवाए तो बिहार में जातीय जनगणना पर विचार किया जाएगा। और हमारे साथ ताज़ा जानकारी लिए अंकित गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब एक सुर है? क्या लग रहा है, क्या विपक्ष से, क्या केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है? शिखा, अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार से अभी जो मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान भी कुछ सवाल पूछे गए थे इसी को लेकर के। तो केंद्र सरकार का कहना था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि जाति जनगणना करवाई जाए। तो यानी कि जो संसद में जवाब दिया गया था, यह जरूर कहा गया था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन जो बिहार की अगर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो वो लगातार यही मांग कर रहा है। और यहाँ हमको ये भी गौर करना होगा कि अभी जब ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक आया था संसद के दोनों सदनों में, तो कमोवेश जितनी विपक्षी पार्टियां थी उसमें से अधिकतर पार्टियों ने जाति जनगणना पर जोर दिया था। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि वैसे तो हमने भी साल 2011 में करवाई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, इस वजह से हमने उसको जारी नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी सरकार को वो जारी करना चाहिए, वो जनगणना करवानी चाहिए। यानी कि समूचा विपक्ष इसको लेकर के एक तरह से लामबंद नजर आ रहा है। और विपक्ष ही नहीं, अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने जो है लोकसभा में चर्चा के दौरान, और सुशील मोदी का अगर हम बात करते हैं 13 घंटे पहले का एक ट्वीट है, उन्होंने भी कहा है कि भाजपा कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है। यानी कि खुद बीजेपी के अंदर से भी इसको लेकर के लगातार मांग उठ रही है। लेकिन क्या सरकार इसको लेकर के तैयार होती है? क्या जाति जनगणना करवाई जाती है? क्या उनके आंकड़े जारी होते हैं? ये सरकार को तय करना है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के कमोवेश सभी दल प्रधानमंत्री से इसी मांग को लेकर के सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे और अगुवाई करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 11 बजे होने वाली इस बैठक पर हमारी भी नजर रहेगी। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है इस बीच कश्मीर घाटी से। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुट पर बैन लगाया जा सकता है। दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत बैन लग सकता है। दरअसल पूरा मामला टेरर फंडिंग को लेकर जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने की जांच में पता चला है कि कुछ संगठनों ने छात्रों के पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए किया है। आपको बता दें कि हुर्रियत में 2 गुट हैं, एक मीरवाइज गुट, दूसरा सैयद अली शाह गिलानी गुट। इरफान जी, आपके कार्टून में किसकी बोलती बंद कर दी गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले कैप्टन और कांग्रेस सरकार के लिए काम करने वाले कैप्टन, दोनों में एकदम घमासान हो गया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो डूज एंड डोंट्स भी जैसे जारी कर दिए हैं कि वो क्या बोलें क्या नहीं बोलें। इस तरह की लड़ाई अब सामने आ गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मुसीबत से कैसे अब छुटकारा पाएगी। बिल्कुल, हमारी भी नज़र इस खबर पर भी बनी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया इरफान जी। और इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और प्रतिमा को दीजिए इजाजत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।